आप सभी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र विषय में पूर्व में आए हुए प्रश्नों के हल का। अब तक आप सभी लोग वर्ष 2002 तक आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज हम वर्ष 2003 प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र विषय में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है ए के अय्यर, बी हृदयनाथ कुंजरू, सी ए बी कामत और डी के टी शाह। इसमें जो उत्तर सही है वह है के टी शाह। के टी शाह ही ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने बताया कि जो निदेशक तत्व हैं, निदेशक तत्व ये जो है बैंक की सुविधा के अनुसार इनका भुगतान किया जाना है। तो ये निदेशक तत्व वास्तव में है क्या? निदेशक तत्व यानी ये ऐसे संविधान में प्रावधान किए गए तत्व हैं जो राज्य को कुछ निर्देश देते हैं। इन निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के भाग 4, किस भाग में? भाग 4 में किया गया है। ये निदेशक तत्व राज्य को निर्देशित हैं। किसको निर्देशित हैं? राज्य को, यानी ये व्यक्ति को निर्देशित नहीं है, यह राज्य को निर्देशित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में निदेशक तत्वों की बात कही गई है। निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि कोई राज्य निदेशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो कोई राज्य के खिलाफ न्यायालय में रिट दायर नहीं कर सकता। किंतु ये जो निदेशक तत्व हैं न्याय योग्य नहीं हैं, लेकिन ये शासन में मूलभूत हैं। यानी इन तत्वों को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। यह आशा की जाती है कि निदेशक तत्व को लागू राज्य कानून बनाकर करेगा। राज्य कैसे करेगा? कानून बनाकर। और निदेशक तत्व के बारे में जो कहा गया कि न्याय योग्य नहीं है, यह संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? 37 यानी 37वें अनुच्छेद में कहा गया कि निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 की जब हम बात करते हैं, 38 की बात जब करते हैं
कि अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। यानी राज्य जो है लोक कल्याण यानी समाज में सामाजिक आर्थिक जो असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए, लोगों का जीवन स्तर ऊपर करने के लिए राज्य काम करेगा। निदेशक तत्वों के कुछ विशेष अनुच्छेद हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 38 के बाद अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत बात कही गई है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। राज्य सबके लिए एक समान न्याय उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक बनाने का प्रयास करेगा और जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करेगा। एक अनुच्छेद और अनुच्छेद 40 था। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात, ग्राम पंचायत, इसके गठन की बात कही गई है और संविधान ने जो है संशोधन करके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एक अनुच्छेद और है 45 का, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसमें यह बात कही गई है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य राज्य करेगा। यानी कोई उद्योग यदि लगाया जाता है तो उसका जो है मैनेजमेंट जो होता है, उस मैनेजमेंट में मजदूरों को भी जो है भागीदारी देने का प्रयास राज्य करेगा। 48 का एक अनुच्छेद है, 48 का यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य जो है वह पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण यानी उन्हें बचाने और संवर्धन यानी उसके वृद्धि के लिए कार्य करेगा। एक अनुच्छेद 50 है। 50 इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 50 में कहा गया है। अब प्रश्न संख्या हम 2 लेते हैं। स्थानीय कानूनों को लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों को निर्वहन करने की अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना कहलाता है। ए संप्रभुता, बी सत्ता, सी वैधता और डी राज्य। इसमें जो उत्तर डी है सही राज्य। यहाँ पर बात कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय विधि का। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय क्या विधि? अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्या चीज? अंतर्राष्ट्रीय विधि वे नियम या सिद्धांत हैं जो विश्व के संप्रभु देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच शांति, सहयोग और न्याय हेतु बनाए जाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं यह राज्यों के परस्पर सहमति पर आधारित होते हैं। ये लिखित रूप में भी हो सकते हैं
और बिना लिखे हुए भी हो सकते हैं। जैसे संधि सम्मेलन में लिखित रूप से, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं जो स्थापित हो जाती हैं उन्हें अलिखित रूप से। इनकी एक विशेषता होती है कि इन्हें जो है बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय विधियों के पीछे दंडात्मक शक्ति नहीं होती है। और एक बात होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं इनमें समय के साथ परिवर्तन भी होता रहता है। जरूरी नहीं है कि स्थापित जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं वे हमेशा उसी रूप में रहेंगे, समय के साथ उनमें परिवर्तन होता है। अब प्रश्न है कि इन अंतर्राष्ट्रीय विधियों के स्रोत क्या होते हैं, यानी कैसे आप पता लगाएंगे ये कहाँ से आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के जो राज्यों के बीच परस्पर संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, प्रथाएं होती हैं, न्यायालयों के निर्णय होते हैं, तथा विविध विद्वानों की जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के जानकार होते हैं उनकी राय इसके अंतर्गत आता है। अब आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि को आप समझ लिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत स्थानीय कानूनों को लागू करने की स्वतंत्रता। राज्य को पढ़ते समय आप लोगों ने देखा होगा कि राज्य के जो 4 तत्व होते हैं, जिसमें पहला तत्व भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता जो होता है वह राज्य का सबसे प्रमुख तत्व होता है, और संप्रभुता वाले तत्व में ही राज्य के पास दंडात्मक शक्ति होती है। उसी शक्ति के आधार पर राज्य कानूनों को लागू करवाता है, यानी अपने क्षेत्र विशेष में कानूनों को लागू करवाने का अधिकार राज्य के पास होता है। स्वतंत्रता को प्रदान करने की क्षमता, यानी राज्य ही जो होता है जो स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रदान करता है। दायित्वों को निर्वहन करने की अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत वह क्या कहलाता है, वह राज्य कहलाता है। हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विचारक है कि जो समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय मानता है। यहाँ अप्राकृतिक का अर्थ है कि प्राकृतिक नहीं, और अवांछनीय, जो वांछनीय ना हो, जो उचित ना हो, ऐसा जो है असमानता या समानता को अवांछनीय और अप्रकृत मानता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि ये सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और इनमें से कोई नहीं। यहाँ उत्तर है अरस्तु। समानता को बहुत सारे विद्वानों ने प्राकृतिक माना है, और मानवीय प्रजाति या संतति के उन्नति और विकास के लिए सबको समान अधिकार देने के लिए समानता को जो है प्राकृतिक और वांछनीय विद्वानों ने माना है। लेकिन इसमें से अरस्तु जो है वह समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय मानता है, यानी प्राकृतिक नहीं है और यह उचित भी नहीं है, उचित नहीं। समानता जो है ना तो प्राकृतिक है ना तो उचित है। अरस्तु का मानना था कि धरती पर कुछ लोग जो है, कुछ लोग किसके लिए आए हैं, शासन करने के लिए, और कुछ लोग जो है
वो किस लिए हैं? शासित होने के लिए। यानी जन्म से ही कुछ लोग शासक के रूप में पैदा होते हैं और कुछ लोग जो है वह शासित यानी प्रजा के रूप में पैदा होते हैं। अरस्तु मनुष्यों के बीच भेद करता है। वह बताता है कि कुछ लोग जो है स्वामी के रूप में जन्म लेते हैं और कुछ लोग जो है वह दास के रूप में जन्म लेते हैं। और दासों को भी वह दो वर्ग में बांट देता है। एक जो है प्राकृतिक दास और दूसरा वह कानूनी दास की बात करता है। कानूनी दास। अब देखिए प्राकृतिक दास कौन है? ये प्राकृतिक दास वे दास हैं जो जन्मजात होते हैं, यानी जिनके अंदर बौद्धिक क्षमता शून्य होती है, सोचने समझने की क्षमता जिनमें नहीं होती है। ये केवल शारीरिक क्षमता से संपन्न होते हैं। इनका कार्य दूसरों का सेवा करना होता है। जो कानूनी दास हैं, इन कानूनी दासों के लिए अरस्तु इनमें युद्ध बंदियों को रखता है और पूर्ण रूप से वह युद्ध बंदियों में दो कैटेगरी करता है। एक जो बुद्धि संपन्न होते हैं, और एक जो होता है बुद्धि से संपन्न नहीं होते हैं, यानी बुद्धिहीन होते हैं। ये दो युद्धबंदियों की वह कैटेगरी करता है और कहता है कि जो बुद्धिहीन होते हैं वे दास ही रहेंगे, वे कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते, किंतु जो बुद्धि से संपन्न लोग हैं वे स्वतंत्र भी हो सकते हैं। अरस्तु असमानता को प्राकृतिक मानते हुए कहता है कि स्त्री और पुरुष ये दोनों कभी समान नहीं हो सकते, ऐसा अरस्तु का मानना है। वह कहता है कि पुरुष की शोभा जो है वह आदेश देने में है। क्या? आदेश देने में। और स्त्री की शोभा जो है उसे पालन करने में है। इस तरह आपने देखा कि अरस्तु के लिए असमानता जो है वह अप्राकृतिक और अवांछनीय है। प्रश्न संख्या 4 हम लेते हैं कि श्रमिकों के तानाशाही सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? पहला है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में, बी कार्ल मार्क्स और एंजिल ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, और सी एंजिल ने ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, और डी लेनिन ने स्टेट और रिवॉल्यूशन में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यह सही है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो श्रमिकों के तानाशाही का सिद्धांत है यह वस्तुतः मार्क्स का है, लेकिन इसे और व्यवस्थित किसने किया? लेनिन ने किया। तो आप समझ लीजिए कि श्रमिकों की तानाशाही है क्या। कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसे आप इतिहास की आर्थिक व्याख्या या फिर आर्थिक नियतिवाद कह सकते हैं। यह आर्थिक नियतिवाद एक ऐसा सिद्धांत है कि जो यह मानता है कि पदार्थ में निहित अंतर शक्तियों की मदद से वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से विकास की प्रक्रिया तय होती है, जो हमें ऐतिहासिक विकास के रूप में दिखाई पड़ता है।
इस ऐतिहासिक विकास के कई चरण होते हैं। विकास का पहला चरण आदिम साम्यवाद का चरण है। इस आदिम साम्यवाद में सामूहिक संपत्ति है और सामूहिक उसका उपयोग है या उपभोग है। किंतु संपत्ति के विकास से दास प्रथा आती है। कुछ लोग स्वामी और कुछ लोग दास, जो उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लेते हैं वे स्वामी, और जो सेवा का कार्य करने लगते हैं वे दास हो जाते हैं। उत्पादन की शक्तियों में विकास होने के परिणाम स्वरूप यह दास अवस्था भी अस्थायी नहीं रहती है और वह सामंती अवस्था में बदल जाती है, जिसमें एक तरफ सामंत होते हैं और दूसरी तरफ किसान होते हैं। फिर क्रमशः शक्तियों में परिवर्तन होता है और पूंजीवादी व्यवस्था सामने आती है, जिसने उत्पादन के साधनों के स्वामी कौन हो जाते हैं? पूंजीपति हो जाते हैं, और जो अगला वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वह उत्पादन के साधनों से वंचित हो जाता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि यह जो व्यवस्था है यह शोषण मूलक है, इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था कैसे बदलेगी? वह कहता है कि दुनिया के मजदूरों, आप एक हो जाइए। आपके पास संसार में खोने के लिए जंजीरों यानी बंधनों के अलावा और कुछ नहीं है। सभी संगठित हों, संगठित होकर क्रांति के माध्यम से, और यह क्रांति जो होगी वह हिंसात्मक होगी, रक्तपूर्ण क्रांति होगी। इसके माध्यम से पूंजीपतियों को समाप्त किया जाएगा और एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें मजदूरों का आधिपत्य होगा। मार्क्स उसी को बताता है श्रमिकों की तानाशाही। यह एक अधिनायकवाद की व्यवस्था होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपने जो है योग्यता के अनुसार प्राप्त करेगा। एक दूसरी अवस्था इस अवस्था के बाद कार्ल मार्क्स कहता है कि आएगी, वह होगी साम्यवादी अवस्था, जिसमें हर व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपने आवश्यकता के अनुसार वह प्राप्त करेगा। कार्ल मार्क्स ने बताया कि ऐतिहासिक विकास की जो पांचवी अवस्था यानी सर्वहारा के अधिनायकवाद की जो अवस्था है, वह अवस्था हिंसात्मक क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों को धराशायी करके जो है लाया जाएगा। यह व्यवस्था जब स्थापित होगी तो उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का नियंत्रण रहेगा और यह अवस्था संक्रमणकालीन अवस्था होगी। हमने बताया कि इसमें क्षमता अनुसार कार्य और कार्य अनुसार वेतन दिया जाएगा, किंतु लेनिन ने इसको जो है परिष्कृत किया कि मजदूरों की क्रांति होने के बाद सर्वहारा का अधिनायकवाद तो स्थापित हो जाएगा, किंतु पूंजीपति अभी भी प्रतिक्रांति करके सर्वहारा की क्रांति को विफल बना सकते हैं। इसलिए जब तक पूंजीवाद का पूरी तरह सफाया ना हो जाए, इसके लिए श्रमिकों को संघर्ष करना होगा। यह अवस्था अल्पकालीन अवस्था ना हो करके बल्कि एक संपूर्ण ऐतिहासिक युग होगा। तो आप समझ गए होंगे कि श्रमिकों के तानाशाही को किसने सुपरिष्कृत किया। प्रश्न संख्या 5 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करते हैं, यानी समाजवाद की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। ए, कोई आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें नियोजन ना हो। बी, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो। सी, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो। और डी, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन हो। तो यहाँ पर देखिए
कि जो समाजवाद है यह उत्पादन के साधनों पर राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन की बात करता है। तो यह जो समाजवाद है, समाजवाद, यह समाजवाद वास्तव में है क्या चीज? यह एक ऐसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण चाहती है। लेकिन यह राज्य के साधनों पर नियंत्रण क्यों चाहती है? तो इसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था को बनाना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, न्याय और समानता प्राप्त हो। इस समाजवाद की कुछ विशेषताओं के रूप में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि समाजवाद की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। समाजवाद के अंतर्गत यह जो है व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं बल्कि सामूहिक स्वामित्व की बात करता है। सामूहिक स्वामित्व यानी यह निजी संपत्ति का जो है यह विरोध करता है। दूसरा चीज, यह लोगों के समानता पर बल देता है। किस पर? समानता पर। यह समानता जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सब होगी। किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के आधार पर कोई विरोध नहीं होगा। यह जो है व्यवस्था शोषण का विरोध करती है। शोषण का विरोध यानी किसी प्रकार का शोषण हो, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी हो, सबका यह विरोध करती है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और सहयोग पर बल देने वाली विचारधारा समाजवाद है। समाजवाद उत्पादन के साधनों का जो है राष्ट्रीयकरण भी करना चाहती है। राष्ट्रीयकरण, और इसके साथ साथ जो है यह नियोजित अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है। नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी, नियोजित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी आपके पास जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों का सही ढंग से प्लानिंग करके उसका सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी यह बात करती है। अब प्रश्न संख्या 5 के बाद हम प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। छठवां प्रश्न है कि दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है ए, बदले के सिद्धांत पर, और बी, निवारक दंड के सिद्धांत पर, सी, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, और डी, प्रेम के सिद्धांत पर। आप देखिए प्रतिकारात्मक सिद्धांत जो है वह ए, बदले के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विकल्प ए जो है वह सही है। मुख्य रूप से दंड के जो सिद्धांत प्रचलित हैं उन सिद्धांतों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को अंग्रेजी में रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसमें जैसा अपराध किया है वैसा दंड, यानी इसमें आंख के बदले आंख, यानी जिस तरह का उसने अपराध किया है उसी तरह का उसका जो है प्रतिकार करने के लिए उसको दंड देना, यही है प्रतिकारात्मक सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वह है निवारक सिद्धांत, यानी डिटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। डिटरेंस दूसरा निवारक है, निवारक डिटरेंट। आप देखिए निवारक दंड का सिद्धांत क्या कहता है कि यह कहता है कि
अपराधी को इतना कठोर दंड दे दिया जाए कि अन्य लोग उस दंड से जो है नजीर ले सकें और अपराध ना करें। यानी निवारक दंड सिद्धांत का जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है डराना। यानी अपराधी को ऐसा दंड दे दिया गया, कठोर दंड दे दिया गया कि अन्य लोग उससे डर गए और डर करके अपराध ना करें। तीसरा जो दंड का सिद्धांत प्रचलित है वह है सुधारात्मक। क्या? सुधारात्मक दंड का सिद्धांत। सुधारात्मक दंड के सिद्धांत में अपराधी को रोगी माना जाता है और रोगी मान करके यह प्रयास किया जाता है कि इसका सुधार किया जाना चाहिए और उसका विभिन्न तरीकों से इलाज किया जाता है जिससे वह अपराध ना करे। तीसरा है कि निषेध या अक्षम बनाने का सिद्धांत। चौथा जो दंड का सिद्धांत है, निषेध या अक्षमता का सिद्धांत। अक्षमता, इसमें दंड के सिद्धांत में क्या बात होता है, इसको इनकैपिसेशन या फिर डिसएबलमेंट, यानी अपराधी को जो है वह समाज से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जैसे किसी को जो है समाज से अलग करके उसे जेल में डाल देना जिससे कि वह फिर से अपराध ना कर पाए, यानी अपराध करने में सक्षम ना हो पाए, इसे निषेध या अक्षम बनाने का सिद्धांत कहते हैं। और पांचवा जो है, पांचवा दंड का जो सिद्धांत है, प्रतिपूरण का सिद्धांत। प्रतिपूरण यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, कंपनसेशन या रेस्टिट्यूशन का सिद्धांत। इसमें अपराधी जितना भी नुकसान किया है उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए, उसे भरपाई करने के लिए कह दिया जाए, तो यह होता है प्रतिपूरण का सिद्धांत। इस तरह से आपने दंड के 5 सिद्धांत को देखा। पहला देखा प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रेट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। दूसरा देखा डिटरेंस यानी निवारक। तीसरा देखा रिफॉर्मेटिव सुधारक। और चौथा देखा निषेध या अक्षम बनाने का इनकैपासिएशन पनिशमेंट थ्योरी। और पांचवा देखा है आपने कंपनसेशन या रेस्टिट्यूशन पनिशमेंट थ्योरी। हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। सामाजिक न्याय, पहला कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ये नहीं है। सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, ये नहीं है। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, ये भी नहीं है। सभी प्रकार के भेदभाव जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा प्राप्त हो, तो यही जो है सही डी है, यही जो है सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस यही है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के बराबरी और अवसर का अधिकार मिले, यही क्या है, सामाजिक न्याय है। प्रश्न संख्या 8 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला, अभिजात्य वर्ग का सिद्धांत पैरेटो, यह सही है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क, यह भी सही है। उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, यही जो है यहाँ पर गलत है। और सामाजिक प्रसंविता सिद्धांत रूसो, यह जो है ये भी सही है। तो इसमें जो 8वां प्रश्न है, इसमें जो उत्तर सही होगा सी जो है, यही उत्तर आपका सही है। प्लेटो जो है उदारवादी सिद्धांत से नहीं, बल्कि प्लेटो, हम प्लेटो की बात कर रहे हैं। प्लेटो यह किससे संबंधित है, आदर्शवादी। आदर्शवादी,
आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्श शासक की बात करता है, और आदर्श शासक अपने पद से च्युत ना हो, पद से भ्रष्ट ना हो, उसके लिए वह संपत्ति का साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद की बात करता है। क्योंकि प्लेटो का जो आदर्श था वह राज्य में न्याय की स्थापना का था, न्याय की स्थापना। और किसी भी राज्य में न्याय की स्थापना तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसका जो शासक है वह न्यायी ना हो। तो प्लेटो बताता है कि एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना कैसे हो सकता है, एक आदर्श समाज का निर्माण कैसे हो सकता है। तो इसका वह प्रारंभ व्यक्ति की मूलभूत विशेषताओं से करता है। वो कहता है कि मानवीय आत्मा की 3 प्रवृत्तियां होती हैं, एक विवेक, दूसरा साहस और तीसरा तिसड़ा। जिस तरह से एक आत्मा के संतुलित होने के लिए इन तीनों प्रवृत्तियों को एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करते हुए सामंजस्यपूर्ण से एक साथ रहता है, तभी एक न्यायी आत्मा जो है तैयार होती है। उसी तरह चूंकि जो राज्य होता है वह व्यक्तियों से मिलकर के बनता है, और इसी आधार पर वह राज्य में 3 वर्गों की बात करता है, समाज में 3 वर्गों की बात करता है। क्योंकि प्लेटो के समय में समाज और राज्य अलग अलग नहीं थे, बल्कि प्लेटो के समय में नगर राज्य थे, सिटी स्टेट थे, जिन्हें कि पोलिस कहा जाता था। तो वह कहता है कि समाज में 3 वर्ग होंगे। बुद्धि से प्रधान, विवेक से प्रधान जो वर्ग होगा वह शासक होगा, और जो साहस जिसमें करेज है वह जो है सैनिक होगा, और जिसमें तिसड़ा की प्रधानता जिस वर्ग में होगी वह उत्पादक होगा। ये तीनों वर्ग यदि अपने काम को सही तरीके से करें, दूसरे में हस्तक्षेप ना करें, तभी राज्य में जो है न्याय की स्थापना हो सकती है, और चौथा तत्व जो है तभी न्याय सामने आएगा। इस तरह से प्लेटो जो है आपने देखा कि आदर्शवादी कैसे है, वह एक आदर्श राज्य की बात करता है। अब प्रश्न संख्या 9 है कि संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है, जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे कहा जाएगा ए पूरक संघवाद, बी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, सी सहकारी संघवाद, और डी सौदेबाजी की संघवाद। इसमें कह रहा है कि सामंजस्य और पारस्परिकता मांगता है, तो यह होगा सहकारी संघवाद की व्यवस्था। विकल्प संख्या सी इसमें सही है। तो मुख्य रूप से आप देखिए कि संघवाद है क्या, संघवाद ये है क्या चीज। कि एक ऐसी ये व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच, संघ में केंद्र होगा और कौन होगा, राज्य होगा। इस केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति होता है, यह शक्ति जो है यह बटी होती है, बटी होती है। इस संघीय व्यवस्था के कई पैटर्न हो सकते हैं, कई प्रतिमान हो सकते हैं। इस संघ व्यवस्था के कई प्रतिमान हो सकते हैं। पहला जो प्रतिमान हमारे सामने आता है ड्यूल फेडरलिज्म, यानी द्वैत संघवाद, द्वैत संघवाद, द्वैत संघवाद या ड्यूल फेडरलिज्म। इसे जो है लेयर केक मॉडल भी कहा जाता है। इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं और अपने अपने शक्तियों का प्रयोग करके कार्य करती हैं। दूसरा जो है
संघवाद का जो प्रतिमान है वह है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद, जिसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है। इसे मार्बल केक मॉडल भी कहा जाता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें परस्पर जो है मिल करके काम करती हैं। जैसे भारत में जो मनरेगा की योजना चलता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का सहयोगात्मक रूप होता है। इसी को सहकारी संघवाद कहते हैं। तीसरा है सहकारी संघवाद। ये जो है इसको जो है आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं। तीसरा है पार्टिसिपेटरी यानी सहभागी संघवाद। सहकारी के बाद सहभागी संघवाद। सहभागी संघवाद यानी पार्टिसिपेटरी, इसमें राज्यों को केंद्रीय नीति निर्माण या निर्णय निर्माण में भागीदारी का अवसर मिलता है। जैसे भारत में राज्यसभा है। राज्यसभा में आप देखिए इसमें जो है केंद्र राज्य दोनों को अवसर मिलता है। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग, इसमें भी केंद्र राज्य को अवसर मिलता है। नियमों को निर्माण, कानून के निर्माण में या कैसे नीतियां चलेंगी उस पर सलाह देने का एक कार्य करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सब सहकारी संघवाद के, सहकारी नहीं सहभागी संघवाद के उदाहरण है। चौथा जो है संघवाद का जो मॉडल है वह प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है? राज्य जो होते हैं वे एफडीआई के लिए यानी निवेश के लिए परस्पर संघर्ष करते हैं। परस्पर जो है वे अपने बीच प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र जो राज्य हैं ये प्रतिस्पर्धा करते हैं कि उनके यहाँ अधिक से अधिक निवेश हो। और पांचवा जो है वह है सौदेबाजी संघवाद। सौदेबाजी संघवाद क्या है? यह ऐसी संघवादी व्यवस्था है कि जिसमें केंद्र और राज्य अपने अपने हितों के संदर्भ में एक दूसरे से बार्गेनिंग करते हैं जिससे अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति वो कर सके। इस तरह संघवाद के 5 मॉडलों को आपने देखा, जिसमें एक पहला ड्यूअल फेडरलिज्म, दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तीसरा पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म और चौथा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और 5वां बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 10 है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है। अब कौन सा तथ्य है? ए, संसद उसमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, वे निरपेक्ष और अमर्यादित हैं, वे केवल नागरिकों के लिए हैं, वे राज्य के नीति तत्वों के पूर्णतया समान है। इसमें जो विकल्प ए है यह सही है कि संसद सामान्यतया जो है मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकता है। हम बात मौलिक अधिकारों की कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकार वास्तव में है क्या? कि मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त वे अधिकार हैं जिसके बिना व्यक्ति का जो है बेहतर तरीके से विकास नहीं हो सकता है। जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो हैं, ये मूल अधिकार जो हैं ये संविधान के भाग किस भाग में हैं? 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में दिए गए हैं और इन मूल अधिकारों की जो कुल संख्या है, इनकी संख्या कुल जो है यह है 6 मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में समानता के अधिकार की बात की गई है।
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में इसका प्रावधान है। तीसरा है शोषण विरुद्ध के अधिकार। 23 और 24 संख्या का जो अनुच्छेद है उसमें शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात कही गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। पांचवा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। छठवां जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कहाँ? केशवानंद बनाम केरल राज्य। यह विवाद जो है 1976 में इसका निर्णय आया था और इसमें जो है कहा गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय 1973 में आया था और इसमें कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अब प्रश्न संख्या हम आते हैं 11 पर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। ए 1955, बी 1948, सी 1952 और डी 1951 में। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है 1955। ये जो है आपका सही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की यहाँ बात हो रही है। किसकी हो रही है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे एक समाजवादी नेता थे। समाजवादी नेता थे। इनका जन्म फैजाबाद जिले के अकबरपुर तहसील में हुआ था। यही अकबरपुर आज अंबेडकर नगर है। लोहिया ने सप्त क्रांति का विचार दिया। सप्त क्रांति इससे भी ये संबंधित थे, सप्त क्रांति से भी। 1955 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी दल, 1955 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी दल का गठन किया और यह समाजवादी दल का गठन इन्होंने हैदराबाद में किया। कहाँ किया? हैदराबाद में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक पत्रिका भी निकाला। उस पत्रिका का जो नाम था वह था मैनकाइंड। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। 12 क्या है कि मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है कि न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। बात यहाँ कार्ल मार्क्स की हो रही है। कार्ल मार्क्स की बात हो रही है। तो कार्ल मार्क्स का जो उद्देश्य था वह था कि एक न्याय संगत, उत्पादन वितरण पर आधारित, शोषण विहीन समाज के निर्माण का। मार्क्स ने पहले जो है इसी भावना को लागू करने से पूर्व इन्होंने कुछ प्रमुख अपने सिद्धांत दिए। इन सिद्धांतों में
पहला इन्होंने कहा इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जिसको कि आर्थिक नियतिवाद कहते हैं, यानी पदार्थ ही वह तत्व है जो समस्त परिवर्तन का कारण है। हीगल ने कहा था कि विचार ही वह तत्व है जो समस्त परिवर्तन का कारण है। मार्क्स ने कहा कि मैंने हीगल को सर के बल पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यानी पदार्थ जो है उसमें अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों में संघर्ष होने के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करता है, वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को तय करने की बात करता है। फिर कहता है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देता है, फिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है। अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो एक श्रमिक वास्तव में पैदा करता है और वास्तव में जो पाता है उसका अंतर जो होता है वही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। मार्क्स परायपन की संकल्पना भी देता है। वह कहता है कि पूंजीवादी समाज में व्यक्ति जो है वह अकेलापन या अलगावपन वह महसूस कर रहा है। पहले स्तर पर व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया से कट जाता है, दूसरे स्तर पर वह जो है अपने सहयोगियों से कटता है, तीसरे स्तर पर वह जो है प्रकृति से अलग हो जाता है और चौथे स्तर पर वह अपने आप से अलग हो जाता है। इस तरह से मार्क्स ने अपने अलगावपन की संकल्पना दी थी। प्रश्न संख्या जो है 13 है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन जो है यह इसका सन जो है यह है 1905। अब होम रूल आंदोलन इसका जो तिथि है 1916 है। असहयोग आंदोलन जो है 1920। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है। तो आप देखिए कि ये तो सही क्रम से है। अब इसमें 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 विकल्प ए जो है इसमें सही है। अब इन घटनाओं के बारे में, स्वदेशी, होम रूल, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटनाओं के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। बढ़ते राष्ट्रवाद के लहर को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इस विभाजन के विरोध में भारतीयों ने आंदोलन किया और यह आंदोलन 1905 में हुआ और यह स्वदेशी आंदोलन कहलाया। इसका नेतृत्व लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया गया। क्या? स्वदेशी और बहिष्कार, इसका नारा जो है इस आंदोलन में दिया गया। जहाँ तक होम रूल आंदोलन की बात है, होम रूल का अर्थ होता है गृह शासन या स्वशासन। जो होम रूल आंदोलन था इसकी प्रेरणा एनी बेसेंट को उनके निज जहाँ से वो आई थी यानी आयरलैंड, वहाँ से मिला था। भारत में इस आंदोलन को तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया। यह आंदोलन 1916 से लेकर के 1918 तक चला। तिलक ने होम रूल आंदोलन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में चलाया, तो वहीं एनी बेसेंट ने मद्रास, बॉम्बे और मध्य भारत में अपना ये होम रूल आंदोलन चलाया। जहाँ तक असहयोग आंदोलन की बात है, इस
असहयोग तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। असहयोग आंदोलन की जहां तक बात है कि असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22 तक महात्मा गांधी ने चलाया था। इसी आंदोलन के दौरान ये जो है असहयोग आंदोलन है, गोरखपुर में चौरा चौरी का घटना भी घटा था, जिसमें सिपाहियों को जो है उग्र भीड़ ने थाने में जला दिया था। इसी असहयोग आंदोलन के तहत हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन को भी साथ लिया गया था। खिलाफत आंदोलन को भी साथ लिया गया था। यह आंदोलन अहिंसक था, लेकिन चौरा चौरी की घटना तो हिंसक हो गई। इसके साथ इसमें जो है स्वदेशी और बहिष्कार की बात इसमें भी की गई थी। जहाँ तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है, यह 1930 में जो है महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद से एक जो है यात्रा प्रारंभ की थी, जिसको कि दांडी मार्च कहा जाता है, जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। और गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी में जाकर के समुद्र से जो है नमक को बना करके विनय पूर्वक अंग्रेजी कानून की अवज्ञा की थी। तो आप ये समझ गए होंगे, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हम लेते हैं। 14वां प्रश्न है कि दबाव समूह की विशेषता नहीं है। पहला, अनिश्चित कार्यकाल। बी, प्रशासन में अप्रत्यक्ष भूमिका। सी, सर्वव्यापक प्रकृति। और डी, संवैधानिक साधनों को आवश्यक रूप में प्रयोग। तो इसमें जो दबाव समूह होते हैं, इसमें विशेषता नहीं है, तो इसमें संवैधानिक साधनों का ही दबाव समूह प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिए कि दबाव समूह वास्तव में है क्या। दबाव समूह ये किसी भी समाज में ऐसे समूह होते हैं जो ना तो चुनाव लड़ते हैं और ना ही सत्ता में भागीदारी करते हैं, किंतु सत्ता को अपने हितों के सापेक्ष प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। दबाव समूह, अंग्रेजी में इनको प्रेशर ग्रुप भी कहा जाता है। पहली जो इनकी विशेषता होती है कि ये सत्ता को नहीं चाहते हैं, बल्कि सत्ता को प्रभावित करते हैं। पहला इनका है कि सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य नहीं होता है। दूसरा कि ये विशेष हितों से संबंधित होते हैं, इनके साथ विशेष हित जुड़े होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के हितों से संबंधित होते हैं। कोई पर्यावरणीय हितों से संबंधित होता है, कोई आर्थिक हितों से संबंधित होता है, इस तरह से। और जो दबाव समूह होते हैं, इनकी जो शक्ति के कारक होते हैं वह जन समर्थन होता है। जिन मुद्दों को ये उठाते हैं उनके पीछे जनता का समर्थन होता है या उस वर्ग का समर्थन होता है। इनकी जो दृष्टि होती है, चौथा नंबर, वो संकीर्ण होती है। संकीर्ण, ये हित केवल अपने जो है समूह के लोगों के लिए ही चाहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के सत्ता को प्रभावित करने के लिए दबाव तकनीकों का भी इस्तेमाल बखूबी करते हैं, जैसे धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, मार्च निकालना, लॉबिंग करना, प्रचार करना, धन दे करके चुनाव को प्रभावित करना, है ना, राजनीतिक दलों को धन देना, किंतु ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये हैं कि इनकी प्रवृत्ति सर्वव्यापक इसलिए होती है कि ये सभी जगह पाए जाते हैं। ये हर तरह की व्यवस्थाओं में अपने कम या ज़्यादा रूप में पाए जाते हैं।
प्रशासन में इनकी अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। इसको हमने बताया कि सीधे सत्ता में नहीं दखलंदाजी करते हैं, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अनिश्चित कार्यकाल इनका होता है। यह भी कुछ दबाव समूहों के कुछ निश्चित भी होते हैं, कुछ अनिश्चित भी होते हैं, कुछ औपचारिक होते हैं, कुछ अनौपचारिक होते हैं। तो कुछ केवल निश्चित उद्देश्यों के लिए गठित किए जाते हैं और जब उद्देश्य समाप्त हो गए थे समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से आपने दबाव समूहों के बारे में भी जाना। प्रश्न संख्या 15 है कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मूल अंतर क्या है। यानी मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बीच में अंतर की बात कर रहा है कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए हैं, जबकि मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके हैं। आपने चारों को देखा कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो हैं एक दूसरे के ये पूरक भी हैं, और मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए हैं और मूल कर्तव्य जो है सभी नागरिकों के लिए हैं। यह बात यहाँ पर गलत है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें जो उत्तर सही आपका है वह है विकल्प संख्या ए। यही जो है आपका सही इसमें है। तो आप देख लें कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में मूल रूप से अंतर क्या है। कि पहला है कि मौलिक अधिकार जो हैं ये नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं संविधान के द्वारा, और मौलिक कर्तव्य यह नागरिकों के लिए दिए गए कर्तव्य हैं, कुछ दायित्व उनको दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की जहाँ तक बात है, यह मौलिक अधिकार जो हैं ये न्याय योग्य हैं, न्याय योग्य हैं। यानी यदि कोई इनका उल्लंघन अधिकारों का करता है तो वह व्यक्ति जो है वह न्यायालय में जा सकता है, जबकि मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार जो है जब संविधान लागू हुआ उसी समय से संविधान में है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 में इसको संविधान में डाला गया। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का में हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो हैं वे भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों का जिन अनुच्छेदों में वर्णन है वे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक ये फैले हुए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है 51 में है। मूल रूप से मौलिक अधिकारों की जो कुल संख्या भारतीय संविधान में है वह है कुल 6, जबकि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वह है 11। मौलिक अधिकारों को संविधान में डालने के लिए संविधान सभा में एक समिति बनी थी, जिसे मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति कही गई, जिसके सरदार पटेल जो थे वे अध्यक्ष थे, जबकि उसी की एक उप समिति मौलिक अधिकारों की बनी थी, उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। उसी के सुझाव के आधार पर मौलिक अधिकारों को जो है संविधान में डाला गया। प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 है कि लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं यह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होगी, यह किसने कहा था। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें जो है यह उत्तर सी, लाला लाजपत राय। भारत में संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए साइमन आयोग का गठन, साइमन आयोग का गठन किसने किया था। ब्रिटिश सरकार ने। कब? 1927 में। इस साइमन कमीशन के जो सारे सदस्य थे वे सारे सदस्य अंग्रेज थे। चूंकि भारतीयों के लिए संवैधान
सभा बनना था या संविधान के बारे में बातचीत करनी थी या इनके समस्या का समाधान होना था, इसलिए भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी था। क्योंकि सभी सदस्य जो अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने जो है इसका किया विरोध। और साइमन गो बैक के जो है नारे लगे, साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ। लाहौर में जो है इसी साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था लाहौर में, और वहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। और इनके ऊपर विरोध के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की, ये काफ़ी घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद ये मृत्यु हो गई। घायल होने के बाद इन्होंने कहा था कि जो लाठियां हैं यही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। तो हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? पुलिस राज्य का कार्य क्या है कि पुलिस राज्य केवल सुरक्षात्मक कार्य करता है, ना कि लोगों के कल्याण का कार्य। पुलिस राज्य सकारात्मक कार्य नहीं करता है। यहाँ पर बात कहा गया है कि इसकी अवधारणा पुरानी पड़ गई। क्यों? ए, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों का उदय, बी, धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, सी, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, डी, कल्याणकारी राज्य का उदय। तो यहाँ पर डी, कल्याणकारी राज्य का उदय जब होता है तो राज्य की भूमिका नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ होती है। राज्य पुलिस राज्य से सर्विस स्टेट, सेवा करने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ता है। जो कल्याणकारी शब्द है, कल्याणकारी यानी वेलफेयर, यह शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग जो है आर्क बिशप और टेम्पल ने अपनी पुस्तक जो है सिटीजन एवं चर्चमैन में सबसे पहले जो है आर्क बिशप एवं टेम्पल ने कल्याणकारी शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा बात आप देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, एक विचारक है लास्की ही वह विचारक है, प्रथम विचारक जिसने लोगों का ध्यान पुलिस राज्य से वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की ओर खींचा था। अमेरिका में न्यू डील पॉलिसी 1933 से लेकर के 1939 के बीच में न्यू डील पॉलिसी चलाई गई थी। किसके समय में? रूजवेल्ट के समय में। रूजवेल्ट 1933, उसी समय आर्थिक मंदी का दौर था। और इंग्लैंड में 1943, इंग्लैंड में कब? 1943, इसी में आई बेबरिज रिपोर्ट। सरकारों के स्तर पर इसमें कल्याणकारी राज्य की योजनाओं को लागू करने की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता ए, पंचायती राज की स्थापना, बी, सत्ता का हस्तांतरण, डी, ग्रामीण राज्य की शुरुआत, और डी, इनमें से कोई नहीं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज्य की
स्थापना, यही उत्तर जो है यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान का जो निदेशक तत्व है, निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में राज्य का यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करे। इसी अनुच्छेद का सहारा लेते हुए भारतीय संसद ने 1973 में सॉरी अनुच्छेद 1940 के अधीन का सहारा लेते हुए 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन लाया गया, जिसमें जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए भारतीय संविधान में एक भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची भी जोड़ी गई, एक अनुसूची, और यह अनुसूची थी 11वीं अनुसूची, 11वीं। तथा इसके साथ साथ अनुच्छेद 243 से लेकर के 243A तक का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243, फिर 243A से लेकर के 243G, इन अनुच्छेदों में पंचायती राज कैसे संचालित होगा, इसके बारे में बात किया गया। पंचायती राज में जो पंचायतें बनी, ये पंचायतें इनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार जिसे दिया गया, वह राज्य को दिया गया। राज्य पंचायती राज विषयों के संदर्भ में कानून बना सकते हैं। यह जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है, यह त्रिस्तरीय है, यानी इसमें 3 टायर 3 हैं। निचले स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, इसके ऊपर जो है क्षेत्र पंचायत, और सबसे ऊपर जो है जिला परिषद है। ये 3 टायर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जो अनुसूचियां दी गई हैं, इसमें पंचायती राज से संबंधित विषय दिए गए हैं। इसमें कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में इसकी सिफारिश की थी। तथा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के जिला है नागौर में जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था।
अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। अशोक मेहता, अशोक मेहता, अशोक मेहता जो है इसकी दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, अशोक मेहता में कहा गया कि द्विस्तरीय व्यवस्था पर जो है चुनाव होने चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो पंचायतों के चुनाव होंगे वे दल आधारित होना चाहिए। किसके आधारित? दल आधारित होना चाहिए। यह 77 में अशोक मेहता समिति कब आई? 1977 में। एक एमएल सिंघवी समिति आई थी। एमएल सिंघवी समिति जो 1996 में आई, नहीं 96 नहीं, 1986 में आई, और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। इस तरह से आपने पंचायती राज व्यवस्था के सभी प्रावधानों को लगभग देख लिया। अब प्रश्न संख्या हम 19 पर चलते हैं कि भूतपूर्व सोवियत संघ ने अपने संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय और अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए। पहला, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध रखना। 2, संघ से अलग होना। 3, अलग से सेना रखना। 4, किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना। ये दोनों बातें वहाँ थी, इसीलिए विकल्प 1 और 2 जो है यह सही है। प्रश्न संख्या 20 हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 20 है कि भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती वह है एक, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। ये नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वे राज्यों के पास हैं और भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना ये अमेरिका में है। अमेरिका, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार होना ये भारत में है, अमेरिका में नहीं है। और ये जो है भारत में है। और केंद्र राज्यों की बात होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना यही सही है, और यही भारत और अमेरिका दोनों में है। यदि राज्यों के मध्य किसी तरह के विवाद होते हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह विवादों का निपटारा करती है। भारतीय संघ व्यवस्था और अमेरिकी संघ व्यवस्था में जो बातें विशेष रूप से समान, जैसे द्विसदनीय विधानमंडल, शक्तियों का बंटवारा, संघीय विवादों का न्यायपालिका द्वारा निर्णय आदि जो है। अगला प्रश्न है 21, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। ये राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। तो ये जहाँ उत्तर जो है यह डी सही है। संसद के सभी सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदन के सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, दोनों भाग लेते हैं। भारतीय संविधान में एक जो है उपराष्ट्रपति की बात कही गई है। उपराष्ट्रपति, यही उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इसका जो चुनाव होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, और जो मतदान इसमें होता है वह गुप्त होता है। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ए जो है समता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सी यही उत्तर सही होगा। यह जो है अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32, इसी को इन्होंने संविधान का हृदय कहा था, क्योंकि
अंबेडकर मानते थे कि बिना मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने की शक्ति के बिना सारे मूल अधिकार व्यर्थ हो जाएंगे, और चूंकि अगर यह अनुच्छेद रहे तो लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह भी एक मूल अधिकार है। जिस किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में सीधे मुकदमा दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में वह तब मुकदमा दायर करेगा, तो जिस तरह का जैसे विषय होगा उस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जिसमें वह बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए निश्चित समय सीमा के भीतर। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है कि किस अधिकार से आप जो है किसी पद को या सार्वजनिक पद को धारण किए हुए हैं। परमादेश। परमादेश यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं करता है जबकि उस कर्तव्य का पालन करना उसका कानूनी दायित्व है तो उसके खिलाफ परमादेश रिट दायर कर सकता है। प्रतिषेध जो होता है या ऊपर के न्यायालयों द्वारा नीचे के न्यायालयों के प्रति जारी किया जाता है। जब कार्रवाई चल रही हो तो उच्च न्यायालय या ऊंचे न्यायालय निचले न्यायालय को कार्रवाई को रोक देता है, और उत्प्रेषण इसमें निर्णय हो गया हो निचली अदालत में उसे उच्च न्यायालय या ऊंचा न्यायालय अपने पास मंगा ले। अगला प्रश्न। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। तो भिन्न है, किसमें भिन्न है? संविधान के संरक्षक की भूमिका में, इसमें दोनों ठीक है। सलाहकार की भूमिका में, यही उत्तर यहाँ पर सही है। देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका में अपने रिक्त अधिकार के, तो यही जो है सलाहकारी की भूमिका। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकारी भूमिका नहीं है, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकारी भूमिका है। 24, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह जैसा न्यायाधीश कहते हैं वह यह कहता है जिस न्यायपालिका के विषय में है वह न्यायपालिका है। भारत में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, इसमें उत्तर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप देखिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। 25 है, सकारिया आयोग निम्न में से किसके बीच संबंधों के पुनरावलोकन के लिए बनाया गया? तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधानमंडल और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है केंद्र और राज्य। तो सकारिया आयोग का गठन जो है 9 जून 1983 को किया गया। कब? 9 जून कब? 1983 को किया गया। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तथा सुधार के लिए उपाय देना था। इसके जो अध्यक्ष बने सकारिया आयोग के, सकारिया आयोग, सकारिया आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वे थे रणजीत सिंह सकारिया, रणजीत सिंह सकारिया। अब आप देखिए कि रणजीत सिंह सकारिया, इसके 2 सदस्य और थे, SR सेन, B शिवरमन, यानी 3 सदस्य थी। SR सेन, SR सेन और B शिवरमन, शिवरमन दूसरा, तीसरा। इसके अध्यक्ष पहला थे सकारिया थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दिया, 83 में गठित हुआ, 1988 में अपनी रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट के जो विशेष सिफारिशें थी उसमें था कि संविधान के मौलिक ढांचे को सुरक्षित रखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाया जाए। राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वह ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो,
राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष हो, वह केंद्र सरकार की एक एजेंट की तरह कार्य न करके संविधान की रक्षा करने वाले के रूप में कार्य करे। केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की जाए। राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रश्न संख्या 26 है कि पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक ऐसा भारतीय हूँ जो सब सोने वाले को जगाता है जिससे कि वे जागकर मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह कथन किसका है? ए है एनी बेसेंट का, बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, सी जयप्रकाश नारायण का, डी स्वामी विवेकानंद का। तो यह कथन एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट जो थी एक आयरिश महिला थी। आयरलैंड में होम रूल लीग आंदोलन से प्रेरित होकर के उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया। ये जो एनी बेसेंट थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी संबंधित थी। इन्होंने न्यू इंडिया नामक दैनिक पत्र और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। न्यू इंडिया यह था इनका दैनिक पत्र और कॉमनवेल्थ यह इनका था साप्ताहिक पत्र था। इसके अलावा तिलक भी होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। मार्च 1916 महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। इनके 6 महीने बाद एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं ऐसा टॉम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना। इसी मेडिसिन का एक काम और भी महत्वपूर्ण रहा कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादियों के बीच समझौते के लिए 1916 में काम किया। प्रश्न संख्या 27 है। सूची 1 को सूची 2 से जो है आप मिलाइए। सूची ए में है भारत, नेपाल, पहले का सोवियत संघ, डी ईरान, इसमें सर्वाधिकार, जनतंत्र, धर्मतंत्र, फांसीवाद, राजतंत्र। तो भारत जो है जनतंत्र है। ए का 2 आप देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। इसके बाद नेपाल में जब यह प्रश्न पूछा गया था तब राजतंत्र था। तो बी का जो है 5 कहाँ है, यहाँ है। इसके बाद पहले का सोवियत संघ सर्वाधिकारी था। सी का 1 देखिए आप यहाँ है। इसके बाद ईरान में धर्मतंत्र था, यानी आप देखिए कि 3, यानी विकल्प संख्या इसमें 3 जो है यह सही है। प्रश्न संख्या 28, जब तक दार्शनिक राजा दार्शनिक नहीं हो जाते तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं हो सकता। कथन है कौटिल्य का, कार्ल मार्क्स का, अरस्तू का, प्लेटो का। तो यह कथन है प्लेटो का। डी जो है उत्तर सही है। प्लेटो जो है एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए एक नियत कर्तव्य पालन की बात कही जाती है और वह मानता है कि किसी को दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह कहता है कि एक आदर्श राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब राज्य में दार्शनिक शासक हो और दार्शनिक शासक बनने के लिए वह शिक्षा का प्रबंध करता है, उसके लिए परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का विचार देता है। प्रयोग के तौर पर कुछ राजाओं को दार्शनिक शासक बनने का प्रयास किया था और उसमें वह असफल भी हो गया था। इसलिए वह कहा कि मेरा आदर्श राज्य शायद स्वर्ग में स्थापित हो, धरती पर तो यह कहीं नहीं है। प्रश्न संख्या 29 है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था। 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई, डी भीमराव अंबेडकर। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था उसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया। 14 जुलाई 1942 के वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन का विचार गांधी लेकर के आए, जहां पर समर्थन किया गया। लेकिन बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पास किया गया। उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे।
इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी में गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। यहीं पर गांधी ने कहा था कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं की करती है कांग्रेस, तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी चोट हम पर भी पड़ सकती है। पट्टाभ सीतारमैया का एक स्टेटमेंट उस समय आया था, उन्होंने कहा था कि गांधी जी जो है पैगंबर के अवतार लग रहे थे। अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जीरो जो है रखा गया। आंदोलन के दौरान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गांधी, कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू आदि को पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। नेहरू, जेबी कृपलानी, पंत, राजेंद्र प्रसाद आदि को अहमदनगर के किले में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में जो है सेंट्रल जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई जगहों पर सामंत सरकारों का गठन हो गया था, जिसमें बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, इसके अलावा जो है मिदनापुर पश्चिम बंगाल में तामलुक सरकार बनी, और सतारा महाराष्ट्र में जो है वहाँ भी सामंत सरकार बनी। महाराष्ट्र में जो सतारा में सामंत सरकार बनी वह सबसे अधिक दिन तक चलने वाली सरकार थी। भूमिगत रेडियो स्टेशन भी इस समय चलाया गया, जिसका नेतृत्व उषा मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, साम्यवादी दल और डॉक्टर अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था। अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और सावरकर आदि ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। प्रश्न संख्या 30 है, किस एक देश में एक दलीय पद्धति है? भारत, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। इसमें उत्तर सही है चीन। चीन में साम्यवादी व्यवस्था है और यहाँ पर जो है एक दलीय पद्धति है, जबकि भारत, फ्रांस और ब्रिटेन में एक दल, कहीं दो दल पद्धति। भारत, फ्रांस और ब्रिटेन इत्यादि में दो दलीय पद्धति या फिर बहुदलीय पद्धति है। किस तरह से आपने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 30 का सटीक, मानक, सही उत्तर आपने देखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।